सभी बच्चों को डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा का भाव भरा नमस्कार और आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और साथ ही बहुप्रतीक्षित रीट की परीक्षा का शीघ्र आयोजन होने वाला है और आप सभी भी बहुत अच्छे से रीट की तैयारी कर ही रहे हैं और मैं हिंदी विषय का विद्यार्थी हूं और सभी बच्चे जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से कि हम रीट में लेवल 1 हो या 2 हो, किस रूप में हम तैयारी करें, उस पर आज थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, हम अगर किसी जंग को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा हथियार है कि हम रणभूमि को बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में समझें, अपनी एक योजना बनाएं कि कहां से हमें वार करना है, कहां हमारे पैदल सैनिक होने वाले हैं, रहने वाले हैं, कहां घुड़सवार रहेंगे, कहां पर जो है अग्रिम दस्ता, कहां पीछे वाला दस्ता अटैक करेगा। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि बल से और हमारे शारीरिक बल से युद्ध को जीता जा सकता है। अब हम प्रतियोगी परीक्षा में हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, उसके एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से गौर करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है और इसी ब्लूप्रिंट से हम अपनी आने वाले समय की जो हमारी योजना है उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। मित्रों, आपके सामने जो इस समय विज्ञप्ति निकलते ही कुछ परिवर्तन हुए हैं, मैं केवल हिंदी विषय की आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं कि भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में हम हिंदी का अगर चयन करते हैं तो आप देखिएगा रीट लेवल 1 में क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि लेवल 1 में कुछ जो टॉपिक हैं वो हमारे अब हमें पढ़ने नहीं पड़ेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से एक बार आप जानकारी कर लीजिएगा। आप देखिएगा लेवल 1 में हिंदी में एक तो शब्द ज्ञान अब हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशी शब्द और एकार्थी शब्द ये अब हमको नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस से हट गया है पार्ट। ठीक है, अब कुछ नया जुड़ा है, उस पर हमें फोकस करना है। हम रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं तो नया क्या जुड़ा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको अंग्रेजी में हम वन वर्ड कहते हैं। वन वर्ड, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर है ना, किए हुए उपकार को मानने वाला, ये वाक्यांश है, किए हुए उपकार को मानने वाला। इसको एक शब्द में हम किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसके लिए एक शब्द है हमारा कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला, उसके लिए वन वर्ड क्या है? कृतज्ञ, है ना। और किए हुए उपकार को न मानने वाला, उसके लिए एक शब्द है हमारे पास, वो कौन सा है? कृतघ्न। तो आप देखिएगा ये हमारे वन वर्ड हैं, इनका हमें अभ्यास करना है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, है ना। तो कृतज्ञ और कृतघ्न। फिर आप देखिएगा शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ हमको आने चाहिए। गद्यांश में कुछ शब्द रेखांकित मिलेंगे और उनका हमें अर्थ आना चाहिए। तो ये एक विस्तृत बिंदु है जिसका हम जब से हिंदी पढ़ते हैं तब से अध्ययन करते ही रहते हैं और फिर तैयारी के समय हम विशेष रूप से इस पर भी ध्यान देंगे। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसका मुझे भी अभाव खलता था, जो पिछली बार सिलेबस हम लोग जो पढ़ा रहे थे, तो शब्द शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाषा का अगर विद्यार्थी है और वो हिंदी भाषा का विद्यार्थी है तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। कहीं न कहीं मेरे मन की बात भी सुन ली गई है। सिलेबस निर्माणकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि शब्द शुद्धि को जोड़कर, क्योंकि आप सोचिए हम कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएं या कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएं या कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाएं,
अगर हम भाषा के विद्यार्थी हैं और भाषा के विद्यार्थियों को कुछ अच्छे से भाषा समझाना चाहते हैं तो लेखनी के तौर पर हमारी शब्द शुद्धि बहुत वजन रखती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम शिक्षक की भूमिका में होंगे, हम बच्चों को सही सही शब्द बोर्ड पर लिखकर समझाएंगे, तो ये शब्द शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण। साथ में आप देखिए विराम चिन्ह, यहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि टाइपिस्ट महोदय ने इस शब्द के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती कर ली है, इसको मैं ठीक करना चाहता हूं, है ना। और आप देखिए इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम यहां, है ना, चिन्ह, आप देखिए यहां ह का उच्चारण जो है वो बहुत कम है और न का उच्चारण ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा उच्चारण करने में हमारी जिह्वा को थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। तो धीरे धीरे उच्चारण में हमने क्या किया कि जो स्वर रहित था उसको तो स्वर सहित बना दिया, और जो स्वर सहित था उसको हमने क्या कर दिया, स्वर रहित बना दिया। तो इस बात को भी आपको नोट करना चाहिए, शब्द शुद्धि है। तो ये हमारे लेवल 1 में जुड़ा है। अब आप देखिए रीट लेवल 2 में भाषा के रूप में हिंदी की जब अपन बात करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं हटा है, यानी जो सिलेबस हमारा चल रहा था वो पूरा का पूरा सिलेबस है, लेकिन उसमें जुड़ा जरूर है। और वो क्या जुड़ा है, वही वाली बात जुड़ी है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में समझा चुका हूं, वन वर्ड जुड़ा है। फिर आप देखिएगा शब्द शुद्धि ये जुड़ी हुई है। फिर विराम चिन्ह, फिर से यहां पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, हम इसको इस रूप में लिखें, ठीक है। और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, राजस्थानी शब्द है ना, तो राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं उनके हिंदी अर्थ क्या है ना। जैसे रूखड़ो, मान लीजिए रूख शब्द है, तो रूख का अर्थ हमारे हिंदी में क्या है, वृक्ष, पेड़, है ना। भायला, भायला का अर्थ हिंदी में क्या है, भाई, है ना। इसी तरह से खूब सारे शब्द है, खाट शब्द है, खाटला है ना। बहुत सारे ऐसे राजस्थानी शब्द है ना। उन राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ भी इसमें जोड़े हैं। भाषा की समृद्धि के रूप में मैं इस बिंदु को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि हम सब राजस्थान की भूमि से हैं, राजस्थानी का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो मैं सिलेबस निर्माणकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि कुछ बहुत बढ़िया अंशों को इसमें सिलेबस में और जोड़ा है, जो हमारे सबके लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम थोड़ी सिलेबस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो केवल उस बात पर मैंने फोकस किया कि क्या हटा है और क्या जुड़ा है। अब हम सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5 लेवल 1। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 6 इकाई है। ये प्रथम इकाई है, ये दूसरी इकाई है, ये तीसरी इकाई है, चौथी इकाई, पांचवी इकाई और छठी इकाई। आप देखिएगा ये हमारी 6 इकाइयां हैं। इन 6 इकाइयों का थोड़ा विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी है। कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं हमारे? कुल प्रश्न आने वाले हैं 30 प्रश्न हैं। और अंकों की बात करें तो सेम है, 30 प्रश्न हैं और अंक भी कितने हैं हमारे? 30 अंक हैं। यानी हिंदी विषय में, है ना, हमको 30 अंकों की तैयारी ऐसी करनी है कि 30 में से 30 अंक हमारी झोली में आ जाए। कैसे? मैं इस पाठ्यक्रम को 2 बड़े भागों में बांटने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिएगा, पहला भाग जिसको मैं व्याकरण का भाग मान रहा हूं, पहला भाग है व्याकरण, ठीक है। यहीं पर मैं दूसरा भाग लिख रहा हूं, वो है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र। अब आप देखिएगा कि व्याकरण में अगर हम बात करें तो हमारे सामने 3 इकाइयां जो हैं, वो प्रथम 3 इकाइयां जो हैं वो क्या है? व्याकरण से संबंधित है। और जो अंतिम 3 इकाइयां हैं वो किससे संबंधित है? शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। तो आप देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि व्याकरण से कितने प्रश्न आ रहे हैं? 15 प्रश्न आ रहे हैं,
कितने प्रश्न आ रहे हैं? 15 प्रश्न, ठीक है। और शिक्षण शास्त्र से भी कितने प्रश्न आने वाले हैं? इससे भी हमें 15 प्रश्न, है ना, मिलने वाले हैं। आप देखिएगा हमें इन 30 प्रश्नों की बहुत अच्छी तैयारी करनी है ना। अब आप देखिए व्याकरण में जो 3 इकाइयां हैं वो कौन कौन सी, मैं बड़े बड़े रूप में यहां पर लिख रहा हूं। पहली हमारी इकाई है जिसमें आप देखेंगे कितने अध्याय हैं। सबसे पहला चैप्टर है शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। तो इसको हम एक ही इकाई मान लीजिए, इसको एक भाग मान लेते हैं पूरा, तो ये हमारा एक भाग है, ठीक है। फिर आप देखें पर्यायवाची शब्द, दूसरा भाग। फिर देखें विलोम शब्द, तीसरा पार्ट। फिर है एकार्थी शब्द, चौथा पार्ट। फिर है उपसर्ग, 5वां पार्ट। फिर है प्रत्यय, छठा भाग, यानी छठा अध्याय मान लीजिए, ठीक है। फिर है संधि, फिर है समास, 8। फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। यानी आप देखेंगे कि जो पहली हमारी इकाई है उसमें 12 अध्याय हैं, यानी पहली इकाई में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी होगी तो तैयारी करने का भी बहुत मजा आएगा। और जैसा हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें एक सीट लेनी है, तो निश्चित तौर पर हम वो एक सीट हमारे खाते में डालने वाले हैं, है ना। तो 12 अध्याय हैं। अच्छा, अंक भार की जब बात करेंगे तो प्रत्येक इकाई का अंक भार कितना है? 5 अंक, यानी 5 प्रश्न आने वाले। बहुत सूक्ष्म रूप से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 5 अंक, 5 प्रश्न, अध्याय कितने? 12। मन में विचार आता है, यार इतनी बड़ी इकाई है, कैसे तैयारी करेंगे? अब 12 जब अध्याय हैं और प्रश्न 5 देने, तो आप सोचिए कुछ चुनिंदा इसमें से प्रश्न हमारे सामने होने वाले हैं। अच्छा, ये प्रश्न किस रूप में होने वाले हैं? बहुत सरल तरीका है कि एक अपठित गद्यांश हमारे सामने होगा, है ना, और उस गद्यांश पर आधारित ही इन अध्यायों से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी मैं तो ये मानकर चलता हूं कि 5 में से 5 प्रश्न हमारे बहुत अच्छे से पूरे के पूरे नंबर हमारे हो सकते हैं, बशर्ते हम इन छोटे छोटे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनका बहुत अच्छे से ज्ञान। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण सीखना है ना, तो इस इकाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस इकाई को कोई कमजोर नहीं आके, है ना, अंक भार के हिसाब से हो सकता है कि हमें लगता है कि यार इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और अंक भार बहुत कम है, लेकिन हिंदी व्याकरण को सीखने का यूं कह सकते हैं कि पूरा आधारभूत जो अगर आवश्यकता है, तो ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सब व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत हिंदी व्याकरण को समझने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो हम इन 12 अध्यायों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अंक भार भले ही 5 हो, 5 में से 5 प्रश्न हम ला सकते हैं। फिर आप देखें दूसरी जो हमारी इकाई है, व्याकरण से संबंधित बात करूं तो दूसरी इकाई है, इसमें भी एक अपठित गद्यांश में से निम्न बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें मोटे तौर पर आप समझिए कि 4 अध्यायों का समावेश है। 4 अध्याय, ठीक है। 4 अध्याय कौन कौन से हैं? देखिए इसमें भी अंक भार कितना है? 5 अंक है। अंक तो वही है, 5 अंक, ठीक है। अब आप देखिए क्या, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, यानी गद्यांश में किसी एक शब्द के नीचे रेखांकित किया जाएगा प्रश्न के रूप में और आपसे पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। फिर वचन, काल और लिंग ज्ञात करना, यानी मोटे तौर पर आप देखेंगे तो यहां पर मोटे तौर पर कह रहा हूं 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय। अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि भाई जब हम लिंग, वचन और काल को पढ़ेंगे तो इसमें एक बदलाव किस रूप में होता है उसका भी हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो ये इकाई जो है पहली इकाई की अपेक्षा छोटी है, संक्षिप्त है, अंक भार बराबर है, हमारा फोकस पूरा होना चाहिए। तीसरी जो हमारी इकाई है, ठीक है, तीसरी इकाई में आप देखिएगा क्या है, मैं तो वाक्य संरचना ऐसा इसका नाम लिख रहा हूं, वाक्य संरचना, ठीक है। अब इसमें किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है वो देखिएगा। सबसे पहले वाक्य की रचना। हिंदी में वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, क्या उसके आधारभूत अंग है ना। अंग्रेजी और हिंदी की जो वाक्य रचना है उसमें क्या अंतर है, इसको बहुत विस्तार से हम समझने वाले हैं। फिर वाक्य के अंग कौन कौन से,
उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर वाक्य के भेद, फिर आप देखिए पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो आप देखेंगे कितने अध्याय हो गए इसमें, 1 2 3 4 और इसको एक ही अध्याय के रूप में मान लेता हूं 5। यानी ये मान के चलिए कि इसमें हमारे 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय हैं। और अंक कितने हैं? 5 ही अंक भार है, अंक भार समान है, 5 अंक। ठीक है, तो आप देखिए प्रत्येक अध्याय से एक प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है और बहुत महत्वपूर्ण ये भी इकाई है। और इसको जब हम समझेंगे तो वाक्य से संबंधित सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मित्रों, ये पहली से लेकर तीसरी जो इकाई है इसको मैंने यहाँ विभाजित किया कि ये व्याकरण से संबंधित ज्ञान है सीधे सीधे। अब रही बात शेष 3 इकाइयों की, तो इन 3 इकाइयों के लिए मैं आपसे यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तीनों इकाइयाँ, इसका अध्ययन हमने हमारे एसटीसी या बीएड काल में बहुत अच्छे से किया है और शिक्षण शास्त्र में हमने शिक्षण विधिया, भाषाई कौशल, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से ज्ञान ग्रहण किया है। उसी पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह से हमें अपनी धार और तेज करनी है, ताकि ये जो 15 प्रश्न हमारे सामने यहाँ आने वाले हैं, है ना, यहाँ 15 प्रश्न आने वाले हैं और यहाँ पर इकाइयाँ कितनी हैं? 3, पहली, दूसरी और तीसरी, जिसको हमने यहाँ नाम लिया चौथा, पांचवा और छठी इकाई। मैं 3 इकाइयाँ यहाँ पर मान रहा हूँ। ये तीनों इकाइयाँ इस रूप में हमारे सामने हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो चौथी इकाई है, जिसको मैं यहाँ शिक्षण शास्त्र के हिसाब से पहली इकाई कह रहा हूँ, इसमें सबसे पहले क्या? भाषा की शिक्षण विधि। भाषा की शिक्षण विधि, हिंदी भाषा को पढ़ाने की विविध शिक्षण विधियां हैं, है ना, और करीब 25 से 30 शिक्षण विधियों का हम इसमें बहुत अच्छे से, है ना, अध्ययन करने वाले हैं। फिर भाषा शिक्षण के उपागम, अप्रोच क्या है, हिंदी भाषा का जो शिक्षण कराया जाता है उसका अप्रोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, साधन क्या है, माध्यम क्या है, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण के उपागम में। फिर आप देखें भाषा दक्षता का विकास, यानी हिंदी भाषा में हम हमारे बालकों को कैसे दक्ष बनाएं, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस चौथी इकाई के 3 बड़े अध्याय हो गए, 1, 2 और 3। ये 3 अध्यायों का हम बहुत विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में बनेंगे उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण इकाई हुई। फिर आप देखिए अगली जो हमारी इकाई है, उस इकाई में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आप देखिए भाषाई कौशलों का विकास। इसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है एसटीसी और बीएड में, है ना। भाषाई कौशलों का विकास, 4 भाषाई कौशल होते हैं, आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा, L, S, R और W, है ना। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारे भाषाई कौशल है। हिंदी भाषा को सीखना है तो बस इन कौशलों में हमें पारंगत होना होता है, तो भाषा में हम स्वतः ही पारंगत हो जाते हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये एक अध्याय हुआ, यूं मान लीजिए। फिर हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, ये दूसरा अध्याय है कि वर्तमान में हिंदी भाषा को लेकर क्या क्या चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, इसको हम तीसरा अध्याय मान लेते हैं, है ना। और पाठ्य पुस्तक, इसको हम चौथा अध्याय मान लेते हैं। फिर बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, इसको हम 5वां अध्याय मान लेते हैं। यानी इस 5वीं इकाई में हम 5 अध्याय मानकर चल रहे हैं और इनका हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आप देखिए अंतिम जो इकाई है हमारी छठी इकाई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना भी कार्य कर रहे हैं, बच्चों को जितना भी पढ़ा रहे हैं, उसका मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, जिसको हम CCE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, ठीक है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। और उपचारात्मक शिक्षण, है ना, जिसको रेमेडियल टीचिंग भी हम कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और उपचारात्मक शिक्षण के रूप में चौथा अध्याय। तो ये अंतिम जो हमारी इकाई है, इसमें हम
कितने अध्यायों को पढ़ने वाले हैं? 4 अध्यायों को पढ़ने वाले हैं, है ना। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 30। कितने कुल अंक हैं? 30। इकाइयां कितनी हैं? इकाई कितनी है? 6। ठीक है, प्रत्येक इकाई का अंक भार कितना है? 5। और कुल अंक कितने हैं? 30, है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से, है ना, क्लियर हो गई होगी। मैं चाहता हूं कि आप अगर रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं तो इस सिलेबस को बहुत कंठस्थ कर लीजिएगा। आपको इसके लिए बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप अपने हाथ से इसको रजिस्टर में लिखिएगा। डिजिटल माध्यम में तो ये आपका सदैव इस रूप में असहयोग होने ही वाला है, लेकिन आप सोचिए अगर इस तरह की आप प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है इन 15 प्रश्नों में से हम अधिकतम कितने प्रश्नों को सही करते हैं। एक बहुत सारे बच्चों के अनुभव के आधार पर उनके द्वारा जब बताया गया तो अक्सर आप देखिएगा कि हम इसमें से, वैसे हमारा टारगेट 15 में से 15 ही प्रश्न सही करने का होता है, लेकिन मानव स्वभाव है मैं इसमें अधिकतम 14 प्रश्न हमने ठीक किए, अधिकतम 15 से 15 ही हमको ठीक करने हैं। और रही बात इन 15 प्रश्नों की, तो उसमें अधिकतम मैं ये मानता हूं कि हम 13 प्रश्नों को, क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसी स्थितियों में कई बार हमसे आते हुए गलत हो जाते हैं। शिक्षण विधियां और शिक्षण शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो है यूं कह सकते हैं कि विस्तार लिए हुए एक बिंदु है ना। उसमें कई मानक किताबों का प्रचलन है और जो भी हमारे पेपर सेटर हैं वो पता नहीं किस किताब से कुछ इस तरह से बना ले, तो कई एक आध प्रश्न में हमारा कंफ्यूजन हो सकता है, एक आध प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में शायद हम कहीं नहीं पढ़ पाए हों। तो मैं अधिकतम स्थितियां कह रहा हूं कि हम 13 प्रश्न इसमें हल करने का या ठीक करने का एक मादा रखते हैं। तो आप देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर हमारे 27 प्रश्न है ना, जिसमें हमारी गलतियों को समावेशित कर दिया है, 3 प्रश्नों को, ये हमारे बोनस है, 30 में से 30 हों, हम तो ऐसा ही प्रयास करेंगे। लेकिन धरातल पर आप देखेंगे अच्छे से तैयारी करके जाने वाला बच्चा कम से कम 27 प्रश्नों को ठीक करके आता है। और भाषा में अगर ये 27 प्रश्न ठीक हो जाते हैं तो आपके जो परसेंटेज हैं, है ना, आने वाले जो मार्क्स हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है किसकी? हिंदी भाषा की। तो साथियों तैयार हो जाइए, हम हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। बस आप तो कमर कस लीजिए और इस सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। धन्यवाद।